नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। दून पुलिस ने विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं और जिसके लिए जल्द ही यातायात प्लान भी जारी कर दिया जाएगा। सत्र के मद्देनजर 4 स्थानों पर बैरियर लगेंगे और कड़ी सुरक्षा रहेगी। और नवनियुक्त एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 21 दिसंबर से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में सत्र के दौरान कई राजनीतिक संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया जाता है। तो ऐसे में पुलिस की कोशिश रहेगी कि सत्र के दौरान किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो और इसको लेकर संबंधित पुलिसकर्मियों को भी निर्देशित किया गया है। इस तारीख से विधानसभा का सत्र प्रस्तावित है देहरादून में, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस सत्र के दौरान विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठन विभिन्न मुद्दों को लेकर अपना धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन आदि आयोजित करते हैं। लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी है कि विधानसभा की कार्रवाई निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। इसके लिए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। उचित स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बिना किसी व्यवधान के विधानसभा की कार्रवाई संपन्न हो। निश्चित रूप से चूंकि विधानसभा एक ऐसे स्थान पर स्थित है जहां से कि शहर का काफ़ी मेन ट्रैफिक गुजरता है, तो ऐसे में निश्चित रूप से ट्रैफिक में थोड़ा सा क्लॉगिंग होती है। लेकिन इसके लिए हम लोग वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था रखते हैं, जिसके बारे में पब्लिक को भी समय से अवगत कराया जाता है। हाउस टैक्स को लेकर मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि नगर निगम हाउस टैक्स में 31 जनवरी तक 20% की छूट देगा और इसके बाद हाउस टैक्स में छूट नहीं दी जाएगी। आवासीय और कमर्शियल भवनों में ये छूट मिलेगी। और ये भी बताते चले कि नगर निगम का ये आय का सबसे बड़ा स्रोत हाउस टैक्स है और कोरोना के चलते इस वित्तीय वर्ष में नगर निगम को हाउस टैक्स काफी कम मिला है और इस वित्तीय वर्ष में नगर निगम का हाउस टैक्स में जो लक्ष्य है वो 50 करोड़ है। वहीं निगम पर सभी 100 वार्डों में विकास के काम करने का खासा दबाव भी है और ये तभी संभव है जब हाउस टैक्स में नगर निगम को उसकी उम्मीद के मुताबिक टैक्स मिलेगा। तो ऐसे में नगर निगम ने हाउस टैक्स में छूट की अंतिम तिथि तय करने का फैसला किया। हाउस टैक्स की तिथि हम बढ़ाते रहते हैं, लेकिन इस बार हमारा लक्ष्य यह है कि हम 31 जनवरी तक सभी, मैं देहरादून वासियों से अनुरोध करूंगा जो हाउस टैक्स देते हैं और जो नहीं भी देते हैं, वो टैक्स देना शुरू करें, ताकि विकास कार्य जो है, जो आप टैक्स देते हैं उसी से विकास होते हैं। और इस बारी कोविड की वजह से बहुत स्लो चल रहा है, इसको तेजी लाने के लिए अब जो है अलग से जो है मेन पावर बढ़ाई जा रही है। कोविड को देखते हुए अगर हम भीड़ वहाँ ज़्यादा बढ़ेगी तो वहाँ हम स्टॉल लगाकर जो है टैक्स जो है जो लोगों से लेंगे। और सभी से अनुरोध करूँगा कि जो हमने छूट की जो सीमा 31 जनवरी करी है उसका लाभ उठाकर अधिक से अधिक लोग अपना हाउस टैक्स जमा करें। तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज अब बदलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में भी सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर राजधानी देहरादून का नगर निगम लगातार रैन बसेरों की व्यवस्था सुधारने में लगा हुआ है। और देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया था और वहां पर सभी व्यवस्थाएं ठीक है। तो बिस्तर से लेकर अलाव तक का प्रबंध रैन बसेरों में किया गया है और बाहर से आने वाले लोग रैन बसेरों में रह सकते हैं और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई। अभी कुछ दिन पहले उसमें निरीक्षण किया था, वहाँ सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, बिस्तर वगैरह सब ठीक हैं। जब जिस रैन बसेरे में जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ जो बाहर से जो लोग आते हैं, जो यहाँ के लोग जो जिनको छत नहीं है, जिनको रहने की व्यवस्था नहीं, वो वहाँ रह सकते हैं, है ना, व्यवस्था है। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के तत्वाधान में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बोराड़ी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत स्थानीय विधायक धन सिंह नेगी ने अपनी अध्यक्षता में जन जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया और कार्यक्रम में बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और समानता एवं उनके अधिकारों के संबंध में शपथ दिलाई गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आयोजित जन जागरूकता अभियान में स्थानीय विधायक द्वारा 4 विद्यालयों की कक्षा 6 की 27 बालिकाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लोगो युक्त जो स्कूल बैग हैं वो वितरित किए गए। तो लक्सर ब्लॉक की कैशव निषाद संगठन की वैचारिक बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय महासचिव राजवीर सिंह कश्यप ने कहा कि कोई भी समाज राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत बनाए और राजनीति में पिछड़ने के कारण ही देश की आजादी के 70 वर्ष बाद भी अति पिछड़े समाज कश्यप निषाद पाल प्रजापति जो नाई धोबी और धीमान कमजोर वर्ग देश की मुख्य धारा से
नहीं जुड़ सके हैं, तो सभी कमजोर वर्गों को एकजुट होकर अपने संवैधानिक अधिकारों, आरक्षण, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में बिना संघर्ष के आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी उचित मांगों और अधिकारों पर भी विचार नहीं कर रही है। आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्येक स्तर पर, चाहे वह बीडीसी मेंबर का ग्राम प्रधान या फिर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो, सभी सीटों पर पिछड़ा वर्ग चुनाव लड़कर जीतने का काम करेगी। कि कश्यप समाज एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में रीढ़ का काम करता है। एक मत होकर के पूर्ण रूप से संगठित होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी नारा है कि सबका साथ सबका विकास। तो जब सबका साथ सबका विकास जरूरी है, तो कश्यप समाज को इस विकास से क्यों वंचित रखा जा रहा है? समाज की सरकार अनदेखी कर रही है, शुरू से ही इस समाज की अनदेखी कर रही है। 2017 में हमने लक्सर में एक प्रोग्राम रखा था और 15 अक्टूबर का, उसमें काफ़ी लोगों की भीड़ थी और काफ़ी हमने उससे करा। अब हम चाहते हैं, अगर हमें सरकार कुछ नहीं देना चाहेगी तो हम सरकार की घोर निंदा करेंगे। हमारा समाज एकजुट हो चुका है। हर सीट पे हार के लिए भी और जीत के लिए भी हमारे पास हर सीट पे 10,000 से कम वोट नहीं है। हम उस सीट पे हराना भी जानते हैं और जिताना भी जानते हैं। अगर हमारे समाज के साथ अनदेखी होगी तो हम सरकार को हराने का भी काम करेंगे। अगर हमारे साथ सही सरकार हमारे साथ बर्ताव करती है तो हम सरकार को जिताने का काम करेंगे। और हमारी जो अभी जो चुनाव, क्षेत्र पंचायत चुनाव आ रहे, अगर सरकार हमें हर विधानसभा में एक जिला पंचायत का टिकट नहीं देगी तो फिर उसका भी विरोध होगा। तो ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने पुलिस टीम के साथ सिद्धड़ू गांव में छापा मारकर फर्जी मेडिकल स्टोर पकड़ा है और स्टोर की जांच की गई तो पता चला कि जिस फार्मासिस्ट के सर्टिफिकेट पर ये दवाएं बेची जा रही हैं, वे दुकान में कभी मौजूद रहता ही नहीं। इतना ही नहीं, प्रतिबंधित दवाओं को बेचने के लिए ना तो कोई लाइसेंस था और ना ही स्टाफ मेंटेन था, और साथ ही ना ही कोई रजिस्टर यहां पर बनाया गया था जिसमें इन दवाओं के लेने और जो लेने वाले लोग हैं उनका विवरण हो। तो टीम ने यहां से कई दवाओं के नमूने लिए हैं और मेडिकल स्टोर के जो प्रोप्राइटर हैं उन पर भी दवाओं को बेचने का कोतवाली लक्सर लाकर उनसे पूछताछ की गई है कि किस तरह से वो दवाएं यहां पर बेच रहे हैं। तो आरोपित मेडिकल स्टोर संचालक को कोतवाली लक्सर के सुपुर्द कर दिया गया है और संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज कराया गया। शिकायतें मिल रही थी लक्सर क्षेत्र से कि यहाँ पे जो है कुछ मेडिकल स्टोर वालों द्वारा जो है बच्चों को साइकोट्रोपिक ड्रग्स दी जा रही हैं अनाधिकृत तरीके से, और उसी के चलते आज मेरे द्वारा यहाँ पे निरीक्षण किया गया और मौके पे जो है गुल सिताब नाम का एक जो मेडिकल स्टोर वाला है, इसके यहाँ पर मुझे मौके पे बरामद हुई है कुछ अल्प्राजोलम, जो कि मन प्रभावी दवा है और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी जाती है और जिसका सेल इसके द्वारा किया जा रहा है, और ना ही इनके पास इसका विक्रय हेतु कोई लाइसेंस है जो कि होना जरूरी है। उसके अतिरिक्त एक इंजेक्शन इनके यहाँ से बल्क में मिला हुआ है और जो सस्पेक्टेड है ऑक्सीटोसिन का, और जिसका कि सेल जो है बल्क में प्रतिबंधित हो चुका है। भारत सरकार ने इसे बैन कर दिया है, सिंगल डोज ही इसका दिया जा सकता है और इसे अभी जाँच के लिए भेजा जाएगा और अग्रिम कार्रवाई फिलहाल जारी है। उप जिलाधिकारी के आदेश अनुसार कुंडा थाना में खड़ी लावारिस 11 दोपहिया वाहन और 2 चौपहिया वाहनों की नीलामी की गई, जिसमें दूरदराज से आए हुए कबाड़ियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी वाहनों की 35,000 रुपए से बोली शुरू की गई और 11,06,000 पर खत्म हुई। तो ये बोली आरिफ नाम के व्यक्ति ने यहां पर दी। कुंडा थाने में काशीपुर सर्कल के अंतर्गत 13 लावारी गाड़ियों की, जिसमें 11 मोटरसाइकिलें तथा 2 4 पहियों वाले वाहन हैं, उनकी नीलामी हो रही है। नीलामी के लिए बहुत ही अच्छे से हम लोग को रिस्पांस मिला है। कम से कम 15 से 20 लोग बोलीदार यहाँ पे आए अभी, और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे से अच्छे सरकारी धन ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जमा हो जाए।
और साथ ही मैं ये सबसे ये कह लूँगा कि इसके लिए एक बेसिक कंडीशन है कि आपका फॉर्म रजिस्टर्ड हो और जीएसटी नंबर हो। आगामी काल में 1-2 महीने में हम बहुत सारी मालों का निस्तारण का अभियान चलेगा, जिसमें बहुत सारी गाड़ियों की नीलामी हो जाएगी, ताकि हमारे थाने से भी कुछ मालों का निस्तारण हो और सरकार को भी ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर नगरपालिका सितारगंज परिसर में आज 28वें दिन विकास कार्यों के भुगतान की रोक हटने की मांग पूरी होते ही धरना समाप्त कर दिया गया और 4 दिन में आमरण अनशन पर बैठे पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे और सभासदों को पूर्व विधायक नारायण पाल ने जूस पिलाकर धरना यहां पर समाप्त करवाया। मेंबर्स भी बैठे थे। 4 दिन आज भूख हड़ताल पे हुआ है। उसमें एक हमारा शिष्टमंडल आज गया था और उस शिष्टमंडल में पूर्व विधायक माननीय नारायण पाल जी, राजू हरियाणवी जी, तेजेंद्र सिंह माटा जी एवं पूरन चौहान जी गए थे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये एक ट्रेजरी के लिए हुआ है कि वो किसी भी प्रकार का हमारा यहाँ फाइल जाएगी बिलों के भुगतान के लिए और उसको सुनिश्चित करें। उनको सीधा स्पष्ट एक आदेश करा गया है ट्रेजरी को और हमारी मांग भी यही थी, इसलिए अब हमने धरना समाप्त कर दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एडवोकेट योगेंद्र कुमार यादव के जिलाध्यक्ष बनने पर हर्ष व्यक्त किया और सपा कार्यकर्ताओं द्वारा नई मंडी चौक सितारगंज स्थित पार्टी कार्यालय में एक स्वागत समारोह का भी आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष बनने पर जो पार्टी के मजबूत होने का भी यहां प्रमाण लिया गया, यानी कि प्रण यहां पर लिया गया है और नवनियुक्त सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिले भर में सपा कार्यकर्ताओं को एकत्रित कर समाजवादी पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत किया जाएगा और जिले में सदस्यता अभियान चलाकर प्रत्येक विधानसभा में बड़े स्तर पर पार्टी के सदस्य बनाए जाएंगे। और किसानों के आंदोलन के संबंध में सपा जिलाध्यक्ष ने केंद्र एवं राज्य सरकार को चेतावनी भरे शब्दों में तीनों काले कानून वापस लेने के लिए कह दिया है। तो ऐसा ना करने पर समाजवादी पार्टी जिले भर में किसानों के समर्थन में व्यापक आंदोलन करेगी। ये पूरी चेतावनी आज दी गई। अध्यक्ष का पद दिया गया है, इसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का हार्दिक आभार और तमाम कार्यकर्ता जो यहाँ मौजूद हुए हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन ने मेरे ऊपर विश्वास करते हुए जिलाध्यक्ष का जो पदभार मुझे सौंपा है उधम सिंह नगर का, उसके लिए मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं तथा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ते हुए तमाम जो पुराने हमारे कार्यकर्ता थे उनको पार्टी में वापसी करूंगा और समाजवादी पार्टी उधम सिंह नगर का लक्ष्य होगा कि जनता की हर आवाज़। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक का होने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता सत्र की अवधि को सीमित करार दे रहे हैं, जिसके विरोध में कांग्रेस के तमाम नेताओं की ओर से देहरादून गांधी पार्क के सामने एक सांकेतिक रूप से विधानसभा लगाई गई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के अलावा विधानसभा अध्यक्ष बनाकर विधानसभा के स्वरूप में कार्यवाही का संचालन किया गया। तो कांग्रेस के नेताओं ने मौजूदा सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने का गंभीर आरोप लगाया और साथ ही साथ कहा कि कांग्रेस और उत्तराखंड की जनता विधानसभा के अंदर 70 विधानसभाओं की जो समस्याएं हैं, यानी 70 विधानसभा जो हैं उनकी समस्याओं को यहां पर उठाना वो चाहते हैं, लेकिन सरकार सत्र की अवधि को सीमित करके विपक्ष के साथ साथ आम जनता के सवालों को भी दबाना चाहती है। तो सरकार सदन की कार्यवाही को बढ़ाने की बजाय सीमित कर रही है, यानी सरकार विपक्ष के सवालों से भागना चाहती है। इतना जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा सत्र की अवधि जो नियमावली कहती है कि 60 दिन चलना चाहिए, आप 10 दिन, 15 दिन, 17, 18 दिन चला कर छोड़ देते हैं, जिसमें जो पर्याप्त समय नहीं है पूरे प्रदेश की समस्याओं की चर्चा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं यूथ कांग्रेस कमेटी की एक बैठक मेनका टॉकीज में स्थित कांग्रेस कार्यालय में संपन्न हुई है और बैठक यहां पर समस्त बूथों पर सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां देते हुए बूथ कमेटियां बनाने का निर्णय यहां पर लेने के लिए की गई। और 21 दिसंबर को देहरादून में यूथ कांग्रेस द्वारा रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ो के तहत होने वाले विधानसभा घेराव को लेकर इसमें चर्चा की गई और सैकड़ों कांग्रेस जनों द्वारा देहरादून जाने पर भी निर्णय लिया गया। और ब्लॉक कांग्रेस की एक बैठक चल रही है, जो सभी हमारे कांग्रेस जन यहाँ उपस्थित है।
हमारे पोलिंग बूथों को लेकर के हमने एक ये बैठक रखी थी, क्योंकि हम सभी कांग्रेस जन जो है हफ्ते में या 10 दिन बाद एक अपने नगर या ब्लॉक में जितने भी पोलिंग बूथ हैं उन पे हम वहाँ पे जाकर के पोलिंग बूथों पे अपने पोलिंग बूथों के कांग्रेस जनों से मिलेंगे और अपने पोलिंग बूथों को मजबूत करेंगे। सिनेमा हॉल प्रांगण में ये जो बैठक है इसके लिए एक तो हम जो बूथ कमेटी है हम लोग अब एक कार्यक्रम बनाया है जिसमें हम हफ्ते में 1 या 2 दिन में जैसे भी जाएंगे और हर बूथ जाके वहाँ की बूथ कमेटी का गठन करेंगे और अपने लोगों को वहाँ पे मजबूत बनाएंगे। और दूसरी है कि एक हमारा यूथ कांग्रेस का प्रोग्राम है रोजगार दो या गद्दी छोड़ो, जो परसों को 21 तारीख को देहरादून में हो रहा है, जिसमें हमारे यूथ के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तराखंड के अध्यक्ष और हमारे उत्तराखंड के कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी और प्रभारी जी भी आ रहे हैं। इसके लिए सब लोग शामिल हुए और कल जोर से यहाँ से तैयारी है और सैकड़ों की संख्या में हम लोगों ने प्लानिंग की है। सैकड़ों की संख्या बसों से द्वारा उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है इसको जगाने का काम कर रहे हैं कि रोजगार दो या गद्दी छोड़ो। ये लोग बिल्कुल कोई काम कर नहीं रहे हैं, उसकी तरह इसलिए जगाने के लिए जा रहे हैं। तो शिक्षा विभाग प्राइमरी शिक्षा को और अधिक रोचक बनाने के प्रयास में जुटा हुआ है। इस उद्देश्य को लेकर विभाग द्वारा शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम के तहत लक्सर के निरंजनपुर के स्कूल में प्राइमरी जो शिक्षक हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और शिक्षा विभाग द्वारा दिए जा रहे इस विशेष प्रशिक्षण को लेकर क्या कुछ यहाँ पर शिक्षकों का कहना है, इस पर जरा एक रिपोर्ट देखिए जो हमारे संवाददाता इस वक्त जसवीर सिंह ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं। उनसे खास बातचीत भी हुई है शिक्षकों की, जरा देख लीजिए। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग शिक्षा को और अधिक रुचिकर बनाने के लिए नए नए प्रयोग ला रहा है। इसमें एक आनंदम कार्यक्रम चला है, जिसे खासकर जो देहात क्षेत्र के स्कूल है उन सब में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के शिक्षकों को एक ट्रेनिंग दी जा रही है जो ऑनलाइन यानी कि सीधे सीधे वर्चुअल ट्रेनिंग से कह सकते हैं दी जा रही है। और हम मौजूद हैं लक्सर क्षेत्र के राजकीय मॉडल स्कूल निरंजनपुर में और यहाँ पर क्या स्थिति है, किस तरह से ये ट्रेनिंग चल रही है, उससे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े कुछ टीचर। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रपाल है सर और राजकीय इंटर कॉलेज में ही इंग्लिश का टीचर हूँ। अच्छा चंद्रपाल जी, इस बार जो विभाग ने ये नया प्रयोग शुरू किया है जिसमें ट्रेनिंग तो पहले भी होती थी जिसमें एमटी लोग देते थे, लेकिन इस बार वर्चुअल भी हो रही है कोरोना को देखते हुए और साथ में आनंदम प्रशिक्षण जो है ये क्या है, इसकी थीम क्या है? सर ये SCRT देहरादून की ओर से पूरे उत्तराखंड में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है आनंदम। तो हमारे यहाँ भी वर्चुअल लैब के माध्यम से पूरा उत्तराखंड के जो टीचर्स हमारे यहाँ आसपास में रहते हैं उनका प्रशिक्षण, क्योंकि वो अपने विद्यालय में नहीं जा पा रहे हैं, प्राथमिक स्कूल के टीचर्स हैं तो वो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये जो आनंदम कार्यक्रम है इसका निश्चित उद्देश्य ये है कि विद्यालय के वातावरण को बहुत ही अधिक रुचिकर आनंददायक बनाया जाए और इसका सबसे अच्छा माध्यम यह है कि अध्यापक खुद भी प्रसन्नचित्त रहें और बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करें ताकि बच्चे जो है स्कूल में खुशी खुशी आए और खुशी खुशी जो है विद्यालय से जो है अपने घर जाए। विद्यालय को अब तक जो है वो बहुत समझते थे, लेकिन आज जो है विद्यालय का वातावरण इतना आनंददायक हो कि वो जो बच्चे जो है खुश होकर के विद्यालय में आए और यहाँ खुश रह करके ही जो है अपनी शिक्षा ग्रहण करें और घर जाकर के बताएं कि विद्यालय का वातावरण इतना अच्छा है कि अच्छा है। यहाँ और भी टीचर है, उनसे बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मीरसन है, मैं लेक्चर बायोलॉजी का टीचर हूँ यहाँ पर। अच्छा मीरसन जी, इस बार आपके स्कूल में जो प्रशिक्षण चल रहा है इसमें कितने टीचर भाग ले रहे हैं फिलहाल? इसमें करीब 25-30 के आसपास टीचर्स हैं सर और ये बहुत ही समझिए कि एक ऐसी योजना है गवर्नमेंट की जिससे टीचर्स तो खुद लाभान्वित होंगे ही और साथ साथ बच्चे भी लाभान्वित होंगे। और कहा भी जाता है कि अगर हौसले बुलंद हो तो इंसान कुछ से कुछ भी कर सकता है, तो हौसले बुलंद करने के लिए ये खासतौर से टीचर्स के भी हौसले बुलंद हो, पढ़ाने में उन्हें रुचि हो और बच्चों का भी साथ साथ ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जा सके कि बच्चे कुछ न कुछ सीखने के लिए खुद जिज्ञासु बने। इससे जो है ये हमारे बनी शिक्षा का और बच्चों का खुद विकास होगा और रुचिकर होगा, टीचर्स भी रुचि लेंगे और बच्चे भी रुचि लेंगे, टीचर भी बच्चे लेंगे तो ये कार्यक्रम है। और आपने सुना है जो
टीचर उन्होंने साफ बताया है कि अब पूरे क्षेत्र में आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इस प्रशिक्षण का बेहतर लाभ शिक्षकों के साथ साथ में बच्चों को भी मिलेगा, जो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में शिक्षा में नए प्रयोग लागू करने के साथ ही बच्चों को और अधिक बेहतर भविष्य दिया जा सकेगा। जसवीर सिंह जी के 24/7 न्यूज लक्सर। उसी के साथ रुड़की पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी अभी तक पूरी तरह से टली नहीं है और लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करना बहुत जरूरी है, तो तभी इस बीमारी से हम बचाव अपना कर सकते हैं। नरेश बंसल चिकित्सा शिविर में शिरकत करते हुए रुड़की पहुंचे थे और पत्रकारों को संबोधित करते हुए उनके एक सवाल के जवाब में नरेश बंसल ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक पार्टियां कृषि बिल को लेकर किसानों में भ्रांतियां फैला रहे हैं, जिसमें वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। मोदी सरकार से बढ़कर किसानों की कोई भी पार्टी हितैषी नहीं हो सकती और मोदी जी ने देश के सभी वर्गों का विकास किया है, तो कृषि बिल किसानों के विकास और बेहतरी के लिए मोदी सरकार ने यहां पर पास किया। लोगों को, आवश्यक लोगों को, सभी लोगों को निःशुल्क रूप से दवाइयों के साथ साथ मास्क, सैनिटाइजर व कोरोना बचाव संबंधित चीज़ों का निःशुल्क रूप से वितरण किया जा रहा है। मैंने देखा कि आज लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं और लाभ भी बहुत अच्छे से उठा रहे हैं। पालन करें। पूरे विश्व के अंदर हमारे देश का संक्रमण रेट बहुत कम है, इसी के साथ रिकवरी रेट बहुत अच्छा है और मृत्यु दर भी बहुत कम है, क्योंकि सारी जनता मिलकर के इस पर काम कर रही है। मैंने आज भी यही आह्वान किया है। कांग्रेसी उनके साथ में निश्चित रूप से आप देख रहे हैं जिस प्रकार की वह हो रही है, क्योंकि कोई भी मुद्दा संवाद से हल होता है और संवाद में अगर आप कहें कि पहले कानून वापस लो फिर बात करेंगे, तो कानून जो हित में है उनके, वो किसान नहीं कह सकते, क्योंकि उनके हित में है, उसमें कोई कमी हो सकती है, वो उसके लिए सुझाव दे सकता है। सरकार उस पर सुझाव को मानती है और उसका पालन भी कर रही है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल जिनकी राजनीतिक निष्ठाएं हैं, उनका राजनीतिक एजेंडा है, वो किसान के भले बुरे के बारे में न सोचकर अपने राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वो वार्ता सफल नहीं होने देना चाहते, इसलिए वार्ता नहीं हो रही है। और पूरे देश में केवल ये हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का बिल नहीं है, पूरे देश का बिल है। पूरे देश के किसान ने स्वागत किया है, किसान को उसका विकल्प। रुड़की के नारसन ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लहबोली की ग्राम प्रधान बाला देवी के विकास कार्यों को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता शोएब मलिक द्वारा आरटीआई लगाई गई थी और आरटीआई के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार यहां पर आरटीआई कार्यकर्ता शोएब मलिक द्वारा इन विकास कार्यों की जांच की मांग की गई थी और आरटीआई कार्यकर्ता भी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आईएएस अधिकारी तहसीलदार रुड़की नंदन सिंह ने ग्राम का दौरा किया और प्रधान द्वारा करवाए गए विकास कार्यों की भी जांच की गई। तो प्रशासनिक अधिकारी नंदन सिंह का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच शुरू की गई है और तमाम कार्यों की बारीकी से जांच की जा रही है और शिकायत अगर सही पाई गई तो कार्यवाही भी की जाएगी। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता और ग्राम प्रधान का क्या कुछ कहना है, वो जरा आप देख लीजिए। पंचायत निधि में 15वीं वित्त 14वीं वित्त में जितने काम हुए हैं उसके खिलाफ कंप्लेंट आई थी कि काम उचित क्वालिटी की नहीं हुई है, तो उन कामों का क्वालिटी इंस्पेक्शन करने आए थे। हमें मौके पे जितना कुछ पता चला उस हिसाब से हमें पता चल ऐसा लग रहा है कि इन सभी कामों की दोबारा इंस्पेक्शन होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए और उस जांच में अगर आता है कि जो जितना धन इन्होंने दिखाया उस धन के हिसाब से क्वालिटी काम नहीं हुआ है तो कार्रवाई होगी। जो अधिकारी प्रधान जी, क्या मैटर था? गाँव में अधिकारी आए थे, क्यों आए थे जी? हाँ, इस बारे में तो हम बता नहीं सकते हैं, हमें कोई पता नहीं था, हमें इसकी सूचना पहले से लगी नहीं है। अब हम तो घर पे भी नहीं थे, अब जीव क्या हमें एकदम से ये भी बताया है, हमें भी वहाँ से गए हैं। अभी ये लोग वह ऐसे ही है, बस अपना क्या कहें, अपना काम जो काम था हमने दिखाई दिया है। अब जो अधिकारी आए हैं हमें काम अपना को देख लेने जो हमने। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK24/7 न्यूज के साथ।